अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उन दिनों हम इंग्लिश मीडियम एलिमेंट्री स्कूल में 8वीं क्लास में पढ़ते थे। ज़ुहैब मेरा कज़न था, मेरा ये चचाजाद हम उम्र था और हमारी आपस में खूब बनती थी। हमारी दोस्ती बचपन से थी, साथ पले बढ़े, एक घर में रहे, इसलिए कोई बात एक दूसरे से ढकी छुपी ना थी। वो अपनी हर बात, हर मसला मुझको बताता और सलाह मशवरा लिया करता। इतनी अपनाइयत के बावजूद हम में कभी कभी लड़ाई भी हो जाती थी। ज़ुहैब चूँकि लायक तालिबे इल्म था, मुझको तालीमी जिद्दोजहद में उसकी ज़रूरत पड़ती। ज़ुहैब शुरू से मुताले का शौकीन था, लिहाजा फजूल बातों में वक्त ज़ाय करना पसंद नहीं करता था। ताहम कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि वो खोया खोया सा है। उसका ध्यान कहीं और होता और बात कोई और कर रहा होता। तभी मैंने पूछ लिया, भाई खैर तो है? ये ख्यालात के घोड़े कौन से आसमान पर तुमको लिए फिर रहे हैं? ज़ुहैब ने झट से ऐसा जवाब दिया कि जिसकी मुझको बिल्कुल तवक्को नहीं थी। सबा, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और उसके ख्याल में सरगर्दा रहने लगा हूँ। पढ़ाई से भी तवज्जो हट गई है, कहीं पोजीशन लेने से न रह जाऊं। ये सुनकर मैं सुन रह गई। किसी लायक फायक तालिबे इल्म में अगर इश्क के जरासीम सरायत कर जाएं तो ये कोई अच्छी अलामत नहीं होती। मुझको अपने होनहार कज़न के मुस्तकबिल की फिक्र लग गई कि कहीं ताबनाक मुस्तकबिल का बेड़ा गर्क ना हो जाए। दुआ करने लगी, ए खुदा, ज़ुहैब को इस खतरनाक और तबाहकुन सूरत हाल से बचा ले ताकि इसका रोशन मुस्तकबिल महफूज हो जाए। कदरे संभलते हुए उससे पूछा कि कौन है वो? कल क्लास में पता चल जाएगा, उसने कहा। सारा दिन उलझन रही, रात भी जागते गुजार दी। अगले दिन क्लास में पता कुछ न चला, अंदाज़ा भी न लगा सकी कि वो किसकी बात कर रहा है। खैर, शाम को फिर ज़ुहैब से बात हुई और तजस्सुस ख़त्म करने की कोशिश करती रही, मगर उसने कुछ बताकर न दिया। मैंने पूछा, क्या वो फैमिली में से है या हमारी क्लास की कोई लड़की है? बस इतना बताया, हमारी क्लास में पढ़ती है। तमाम रात में इसी मसले पर सोचती रही और जागती रही। मैंने जमात की हर लड़की को जहन में लाकर गौर किया, लेकिन मुअम्मा हल ना हुआ। जब से स्कूल में दाखिला लिया था, यहाँ मेरी 3 लड़कियों से दोस्ती हुई थी, लेकिन इसी साल एक और दोस्त का इजाफा हुआ। नई सहेली का नाम शैमा था और ये अब मेरे बेहद नज़दीक होती जा रही थी। वो हर किसी से मेरा तारुफ ये कहकर कराती थी कि मैं इसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। शैमा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और उसका ज़ुहैब से मुकाबला रहता था, क्योंकि वो भी पोजीशन होल्डर तालिबा थी। हालांकि क्लास में वो सबसे छोटी थी। उसकी जहानत और काबिलियत की वजह से प्रिंसिपल ने उसे 7वीं से 8वीं में प्रमोट कर दिया था। मैंने उन्हीं दिनों नोट किया कि शैमा आजकल बड़ी खुश दिखाई देती है। वो अक्सर मेरे कज़न से बातें करती नजर आती थी। एक दिन वो अच्छे मूड में थी। बातों बातों में उसने बता दिया कि ज़ुहैब ने उसे वही कहा है जो हर फिल्म में हीरो हीरोइन से कहता है। एकदम मुझे धचका लगा कि ये वो लड़की है जिसके बारे में इतने दिन से पूछ रही थी और ज़ुहैब नहीं बता रहा था। जब मामला मुझ पर खुल गया तो ज़ुहैब का भी हिजाब मिटा और वो मुझसे शैमा के बारे में बातें करने लगा। अब हमारी अक्सर इस मौजू पर बात होने लगी और मैं उन दोनों के दरमियान पैगाम रसानी के फ़राइज़ अंजाम देने लगी। पता नहीं क्या क्या बातें वो एक दूसरे को कहलवाते। मैं अपने कज़न से कहती थी, देखो ज़ुहैब, तुम जो ये शैमा से दिल लगा रहे हो तो क्या इस बात को अंजाम तक पहुँचाओगे? क्योंकि अभी हम छोटे हैं और आगे ज़िंदगी पड़ी है जिसमें ढेरों मौके आने हैं। वो कहता, हाँ देख लेना, मैं अपनी बात को ज़रूर पूरा करूँगा। इस तरह से वक्त गुजरता गया। हमारे इम्तिहान हो गए और नतीजा हैरान कुन था। जिन 4 बच्चों में मुकाबला रहता था उनमें ज़ुहैब अव्वल और शैमा चौथे नंबर पर आ गई थी, जबकि वो कभी फर्स्ट और कभी सेकंड पोजीशन लेती थी। मैंने अफसोस का इजहार किया तो बोली, मुझे कोई अफसोस नहीं है, ज़ुहैब ने पोजीशन ली है, बस इस बात की खुशी है। मैंने उसकी वजह से जानबूझकर मेहनत की ताकि वो फर्स्ट पोजीशन ले सके। 8वीं के बाद लड़के दूसरे स्कूलों में चले गए और हमारे स्कूल में लड़कियों के लिए सेकेंडरी क्लासेस का अजरा हो गया। मुझे डॉक्टर बनने का शौक था, ये मेरी सहेलियों का भी ख्वाब था, लिहाजा हमने शौक से साइंस रखी और नई किताबों से लुत्फानंदोज़ होने लगे। शैमा स्कूल छोड़ चुकी थी, लेकिन मेरी वजह से वो दोबारा इसी स्कूल में आ गई। ताहम अब ज़ुहैब से मुलाकातों के सिलसिले बंद हो गए थे। अलबत्ता उनके दरमियान ख़त व किताबत के लिए मैं डाकिये के फ़राइज़ अंजाम देने लगी। ईद आने वाली थी।
ज़ोहेब हमारे लिए ईद के गिफ्ट लाया और एक ख़ास गिफ्ट वो शैमा के लिए भी लाया था। मुझसे इस्तदा की कि उसे दे दूँ। ख़त और पैगामात तक तो ठीक था, लेकिन अब ये गिफ्ट मैं कैसे दे सकती थी? किसी को इल्म हो जाता तो उसके घर में तमाशा लग जाता। शैमा का फैमिली बैकग्राउंड मजबूत नहीं था, बल्कि हालात तेज़ी से तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे थे, जबकि वो तोहफ़ा कीमती और मोहब्बत के जज्बात का अक्कास था। इसलिए मैंने उसे शैमा को पहुंचाने से मना कर दिया। इस पर ज़ोहेब मुझसे खफा हो गया और मेरी उसके साथ बोलचाल बंद हो गई। कुछ दिनों बाद ज़ोहेब ने अम्मी से कहा कि सबा को रोकिए, ये शैमा के साथ दोस्ती छोड़ दे, क्योंकि वो अच्छी लड़की नहीं है। यही नहीं, उसने शैमा के बारे में और भी कई उल्टी सीधी बातें कही। मुझको उसकी ये बातें बहुत बुरी लगी। यही नहीं, वो अब तेज़ी से बदल रहा था, लेकिन मैंने अपनी दोस्त को नहीं बताया। वो हर वक्त उसका पूछती रहती और मैं ये कहकर उसे चुप करा देती थी कि मैंने ज़ोहेब से बोलना छोड़ दिया है। ज़ोहेब कुछ दिनों बाद अपने मामू के घर रहने चला गया और मुझे बहाना मिल गया। अब जब शैमा उसके बारे में पूछती, मैं कह देती कि मैं नहीं जानती कि वो आजकल क्या कर रहा है। ज़ोहेब की दूरी ने शैमा को और ज़्यादा पागल बना दिया। मोहब्बत का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। वो जब मिलती ज़ोहेब के बारे में सवालात करती, फ़ोन करती तो उसी के बारे में पूछती। इस सूरत हाल से मैं तंग आ गई। बिलाखिर मैंने ये कहकर जान छुड़ा ली कि अगर तुमको मुझसे दोस्ती रखनी है तो रखो, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो ये शर्त भी मान गई। क्योंकि मैं ज़ोहेब की कज़न थी, इसी वजह से शैमा मेरा हाथ थामे रखना चाहती थी। उसे मुझसे बातें करके तस्कीन मिलती थी, लेकिन उसका फूल जैसा खिला हुआ चेहरा मुरझाता जा रहा था। लगता था जैसे उसे कोई रोग लग चुका है। यह ऐसा रोग था जिसकी दवा किसी तबीब के पास नहीं थी। मैट्रिक के इम्तिहान होने लगे। सब ने खूब तैयारी की। ज़ोहेब ने अच्छे नंबर हासिल करने की खातिर जान लड़ा दी, मगर शैमा का हाल बुरा था। नतीजा आया तो वो बमुश्किल पास हुई, जबकि ज़ोहेब ने पोजीशन ली और उसका दाखिला लाहौर के बेहतरीन कॉलेज में हो गया। शैमा का तालीमी मायार ही नहीं गिरा, उसकी सेहत भी गिरती जा रही थी। बहरहाल हमने भी कॉलेज में दाखिला ले लिया। शैमा को एक दूसरे कॉलेज में दाखिला मिला कम नंबरों की वजह से, मगर साल बाद उसने किसी तरह दोबारा हमारे कॉलेज में तबादला करवा लिया। यूं मैं उससे 1 साल बाद मिली। शैमा को देखकर मैं हैरान रह गई। उसका रंग सांवला हो गया था और सेहत का भी हाल बुरा था, जैसे कोई रोग उसको अंदर ही अंदर खा रहा था। अब उसने पढ़ना बिल्कुल छोड़ दिया था। उसकी नज़र कमज़ोर हो गई और उसे चश्मा लग गया। मुस्तकिल जागते रहने से उसके सर में दर्द रहने लगा। मैंने और मेरी दोस्तों ने उसको बहुत समझाया कि अपना ख्याल रखो, वरना तुम सफ़ाई हस्ती से मिट जाओगी। जिंदगी यूं नहीं गुजरती। लेकिन वो तो कुछ सुनने को तैयार ना थी। मैंने कहा, शैमा देखो, ज़ोहेब को तुम्हें छोड़कर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। वो तुम्हें भुलाकर दोबारा अपनी पढ़ाई में लग गया और अपना मुस्तकबिल शानदार बना रहा है, और तुम हो कि अभी तक उसकी याद में घुल रही हो। वो मोहब्बत न थी, समझ लो बचपन की भूल थी, एक मजाक था। क्योंकि उस वक्त हम बहुत कमसिन और नादान थे, हमें अकल और समझ ना थी। बचपन के इस मजाक को भूल जाओ और आगे बढ़ो, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन उसे तो इस मोहब्बत के सिवा कुछ सुझाई ही ना देता था। वो जब ज़ोहेब का जिक्र करती, बहकी बहकी बातें करने लगती, उसके दिल से वो गया ही ना था। उसके दिलो दिमाग पर अभी तक उसका कब्जा था। वक्त गुजरता रहा, साल पलक झपकते गुजर गया, पर्चे हो गए, नतीजा आया तो वो सारे मज़ामीन में फेल थी। अब वो घर बैठ गई और दोबारा पेपर्स देने की तैयारी करने लगी। हम लोगों ने बीए में एडमिशन ले लिया। बस फ़ोन पर बात होती और तब भी उसका वही सवाल होता कि वो कैसा है। उससे बात हुई। मैंने उसे एक दिन फलां जगह देखा था। ये दुरुस्त था, कभी वो छुट्टियों में आता तो हमारे घर और उसके ननियाल के रास्ते में शैमा का घर पड़ता था। वो देख लेती तो दिन नोट करती। उसे तारीखें और वक्त तक याद होता था कि कब ज़ोहेब कहाँ से गुजरा था, और उसने अपने घर की खिड़की से उसकी एक झलक देखी थी। शैमा ने पढ़ना छोड़ दिया था। पढ़ना क्या, उसने तो हर काम ही छोड़ दिया, हत्ता कि नहाना धोना। घर के दीगर काम, खाना पीना वाजबी रह गया था। गोया वो ज़हनी मरीज़ा बनती जा रही थी। और उधर मेरे कज़न साहब रोज़ बरोज़ सेहतमंद, खूबसूरत और ताज़ा दम होते जाते थे। ज़ोहेब जब से मामू के घर से होकर आया था, उनकी बेटी मनाहिल से अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। वो मनाहिल को पढ़ाई में भी काफ़ी मदद देने लगा।
दोनों की इस बहाने कुर्बत बढ़ने लगी। दोनों साथ एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए लाहौर गए तो उनकी दोस्ती का चर्चा भी हर जुबान पर रहने लगा। रिश्तेदारों में तो उनकी शादी के बारे में चहमगोइयां भी होने लगी। उन्हीं दिनों ज़ुहैब के मामू का इंतकाल हो गया, तभी उसकी हमदर्दियां मामू की फैमिली से और ज़्यादा हो गई। मुझ तक बातें पहुंचती थीं ज़ुहैब की बहनों के ज़रिए से, मगर जब शैमा कोई सवाल करती तो मैं अपनी दोस्त को कुछ ना बताती ताकि उसका दिल ना दुखे। ताहम मैं शैमा की हालत जानती थी। शुरू से जो ज़ुहैब ने शैमा से राब्ते रखे, वादे किए, सभी मेरे तवस्सुत से हुए थे। लिहाजा अब मैं अपनी सहेली को दुखी देखती तो मुझे अपने कज़न पर गुस्सा आने लगता। दिल चाहता कि वो मेरे सामने ना आए। मैंने ज़ुहैब से कलाम तो क्या, उसके सामने जाना भी छोड़ दिया था। बिजनेस की तालीम के लिए वो इस्लामाबाद चला गया और हम भी अल्लाह अल्लाह करके एमए तक पहुंच गए। यूं मसरूफियात बढ़ गईं। इस बार मेरी शैमा से काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई तो उसने बताया कि तुम्हारे कज़न का फ़ोन आया था। मुझे कहा कि जो हुआ वो माजी की भूल थी, लिहाजा उसे भूल जाओ और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। इस तरह तुम अपना नुकसान कर रही हो, लिहाजा अब मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है। शैमा की बात सुनकर मुझको खुशी हुई और अफसोस भी। खुशी इस बात की कि चलो कज़न को होश तो आया कि वो ज़िंदगी की दौड़ में किसी को रौंद कर आगे बढ़ा है, और अफसोस इस बात का था कि वो बेवकूफ़ लड़की अब तक उसके इंतज़ार में बैठी है और हमारे समझाने से उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, जबकि उसके कहने से पढ़ने पर आमादा हुई। इस अरसे में शैमा के घरेलू मुआशी हालात मज़ीद ख़राब हो गए और उनको मोहल्ला छोड़ना पड़ा। उन दिनों वो एफए के पेपर्स दे रही थी। हालात की वजह से तालीम छोड़कर उसने एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर ली। प्राइवेट तौर पर इम्तहान की तैयारी करती रही। इतने सख्त हालात ने भी उसके जहन को ना बदला और वो ज़ुहैब को याद करके रोती रही। उन्हीं दिनों उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आ गया। खुशहाल लोग थे, लड़का इंजीनियर था। सभी ने शुक्र अदा किया कि चलो उसके भी दिन बदलेंगे, अच्छे घर में जाएगी, खुशियाँ और सुख पाएगी तो जहन भी बदल जाएगा। लेकिन जहन बदला और न किस्मत बदली कि शोमई किस्मत। जिस गली में उसकी ससुराल का घर था वहाँ हमारा एक पुराना क्लास फेलो भी रहता था। उसने शैमा के होने वाले शौहर को उसके और ज़ुहैब के बारे में बता दिया, जिससे न सिर्फ बदनामी हुई बल्कि रिश्ता भी टूट गया। बदनामी का सदमा वो सह न सकी और कुछ दिन बीमार रहकर वो खालिक़े हकीकी से जा मिली, और कुछ का बयान है कि उसने शर्मिंदगी के बायस कुछ खा लिया और मर गई। मैंने उसकी छोटी बहन को बहुत कुरेदा मगर उसने मौत का कोई सबब ना बताया। अलबत्ता वो रोती थी और कहती थी कि मेरी बहन को दरअसल ज़ुहैब की मोहब्बत और बेवफाई का सदमा ले डूबा। जब मैंने ज़ुहैब को बताया कि शैमा वफ़ात पा गई तो अफसुर्दा होने की बजाय वो संगदिल मुस्कुरा दिया। बोला चलो अच्छा हुआ, खसकम जहां पाक। मुझे उससे कभी मोहब्बत न थी। मैं उसको रास्ते से हटाना चाहता था कि क्लास में मेरी पोजीशन अव्वल रहे और मेरा कोई मुकाबला करने वाला ना हो। वाह क्या बात है, अपने मतलब के लिए किसी से इतना बड़ा मजाक कर दिया। वो लड़की इतनी लायक और ज़हीन थी कि मेरिट की बुनियाद पर भी मेडिकल में जा सकती थी, और आज वो मनो मट्टी तले जा सोई है एक ज़रा सी नादानी की वजह से। अफसोस हमारे मुआशरे का अलमिया है कि वालिदैन के पास बच्चों के लिए वक्त नहीं कि देखें हमारे बच्चे कीमती वक्त कहाँ और कैसे गुजारते हैं। उनको इतनी फुर्सत नहीं कि वो उनके मसाइल सुन सकें, उनके रवैयों में तेज़ी से तब्दीली को महसूस कर सकें। वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों पर पाबंदी लगा दें कि वो इश्क व मोहब्बत पर मबनी ड्रामे फिल्में ना देखें। आज लोग रोज़गार के हसूल में इस कदर उलझे हुए हैं कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो नहीं देते। अब तालीम स्कूल वालों के हिस्से में और तरबियत मीडिया के ज़िम्मे रह गई है। खुदा जाने हर साल कितने बच्चे अपनी तालीमी ज़िंदगी के कीमती साल इन गैर ज़रूरी सरगर्मियों में गुजारते हैं। ख़ास तौर पर लड़कियों को जो नुकसान होता है उसकी तलाफ़ी कौन कर सकता है? क्या इस तरह की सोच वाली लड़कियां मुस्तकबिल में अपनी जिम्मेदारियों को सही तरह निभा सकती हैं? आज मोबाइल फ़ोन और नेट पर चैटिंग की वबा से ये बच्चे जो कौम का मुस्तकबिल है बर्बादी के दहाने पर खड़े हैं। जहाँ पर जिद्दत पसंदी ने और नित नई इजादात ने हमारी ज़िंदगी को आसान बनाया है, वहीं इसने हमारे लिए बहुत सारे मसाइल भी पैदा कर दिए हैं। घर घर टीवी पर चलने वाले बेहुदा ड्रामे, हर नौजवान लड़की लड़के के हाथ में स्मार्टफोन मौजूद है, और फिर हर जगह पर इंटरनेट की अवेलेबिलिटी
इसने नई नस्ल को तबाह करके रख दिया है। अगर आज माँ बाप ने अपने बच्चों पर तवज्जो ना दी तो वो दिन दूर नहीं जब शैमा की तरह बहुत सारी लड़कियां इस मोबाइल की वजह से न सिर्फ अपनी ज़िंदगी तबाह करेंगी बल्कि अपने ख़ानदान की इज्जत भी मट्टी में मिला देंगी। और हम आए रोज़ अखबारात और टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर ख़बरें पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इंटरनेट और मोबाइल ने इस नई नस्ल की ज़िंदगी को तबाह करके रख दिया है। मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन इसका सिर्फ अच्छा इस्तेमाल करें। किसी भी चीज़ का गलत इस्तेमाल न सिर्फ आपकी बल्कि आपसे जुड़े तमाम लोगों की ज़िंदगी तबाह कर सकता है। ख़ास तौर पर वो नौजवान लड़कियां या लड़के जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या फिर 9वीं या 10वीं क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। माँ बाप को उन पर ख़ास तौर पर नज़र रखने की ज़रूरत है। एतमाद बच्चों पर ज़रूर करें, लेकिन अंधा एतमाद ना करें, क्योंकि इस दुनिया के लोग बहुत जालिम हैं। अगर आपने अपने बच्चों पर तवज्जो ना दी, उनके साथ दोस्ती ना की, उनके मसाइल को ना सुना, तो वो दिन दूर नहीं कि जब कोई शख्स या लड़की आपके बच्चे या बच्ची की ज़िंदगी तबाह कर देगी। क्योंकि छोटी उम्र में उठाया गया गलत कदम बस फिर ज़िंदगी भर के लिए पछतावा ही रह जाता है। मेरी असातिज़ा कराम से भी गुजारिश है कि वो स्कूल और कॉलेज में तालीम के साथ बच्चों की तरबियत पर भी ख़ास तवज्जो दें, क्योंकि माँ बाप के बाद ये उन्हीं की जिम्मेदारी है। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्या आपने किसी ऐसी लड़की या लड़के को देखा जिसने इस तरह से अपनी ज़िंदगी को तबाह किया हो, या कहीं आपके साथ भी ऐसा तो नहीं हुआ? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।